हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ड्रे वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 होगा एच सेकेंड ईयर का। तो एग्जैक्टली जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था फर्स्ट लेक्चर, उसी का कंटिन्यूशन होगा। ठीक है, वहाँ पे हमने जो ड्रे वेलोसिटी होता है उसका डिस्कशन कर लिया था और इसके लिए मैंने एक एक्सप्रेशन भी निकाला था। अगर तुमने लास्ट वाला वीडियो देखा हुआ है तो वहाँ पे एक ऐसे डायग्राम था, मेरे पास एक सिलेंड्रिकल शेप कंडक्टर था, है ना। इसका लेंथ L था, ठीक है, और इसको मैंने कंडक्टिंग वायर लेके यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। पोटेंशियल डिफरेंस था V। फिर मैंने कहा कि इसी डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, है ना। ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा, ये एंड नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे जो सारा इलेक्ट्रॉन है विथ एन एवरेज वेलोसिटी VD लेके ड्रिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। क्यों? ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस साइड के ये एरिया और ये एरिया A ही है, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन था VD इक्वल टू E टाउ बाई M, ये मैग्नीट्यूड। अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे एक नेगेटिव साइन होता है, याद है ना। ये क्या है? ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई हुआ है इसके वजह से, है ना। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने वैसे एक्सप्रेशन में ME लिखा हुआ था, यहाँ पे मैं E नहीं लिख रहा, वो अंडरस्टूड है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रहा है। ये तो चार्ज ऑफ, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, है ना। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे मैं रिलेशन डिराइव करने वाला हूँ ड्रे वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट है, इस डेराइवेशन में मैंने कुछ एजम्पशन लिए थे, उसको फिर से एक बार लिख देता हूँ कि लेट n, ये उसी का कंटिन्यूशन है, एक साथ चलेगा, ठीक है। लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्टर whose area is A and length is L, ठीक है। स्मॉल l इसका लेंथ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख दो, ठीक है। ये किस लिए लिख रहा हूं अभी तुम्हें पता चल जाएगा। देखो, इस हिसाब से अगर मैं therefore नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं लिखना चाहता हूँ, नंबर डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। नंबर डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने लिखा हुआ है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन मुझे पता था, ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव किया हुआ है, इसको मुझे चाहिए वैसे, ठीक है। और कुछ एजम्पशन था, n जो कैपिटल N जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मैंने पिछले वीडियो में ही एज्यूम करके रखा था। यहाँ पे मैंने ये भी बताया हुआ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस कंडक्टर का A है, लेंथ इसका L है। तो नंबर डेंसिटी जितना भी यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो इतना वॉल्यूम में ही है ना। तो नंबर डेंसिटी क्या होता है? नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको अगर नंबर डेंसिटी को, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। नंबर डेंसिटी को मान लो मैं स्मॉल n से इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। कैपिटल N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल, इसलिए ये लिखा क्योंकि मैं स्मॉल n कैपिटल N लिखूंगा, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्मॉल n से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पकड़ा तुमने? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे? n। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है होगा तुम्हारे पास एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। इस हिसाब से n इक्वल टू कैपिटल N, ये A हो गया, A पकड़ा हुआ है, और ये L है, ठीक है। क्लियर है? तो इस हिसाब से देखो, तुम्हारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो n नंबर डेंसिटी इंटू A इंटू L हो गया, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि सर ये सब करने का ज़रूरत क्या था? इसलिए क्योंकि हमें जो एक्सप्रेशन निकालना है वो इलेक्ट्रिक करंट का निकालना है। उसके साथ देखेंगे कि समहाउ VD जो होगा वो रिलेटेड होगा उसके साथ। तो नाउ वी नो दैट करंट क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम होगा, ठीक है। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम होगा। अब चार्ज फ्लोइंग को तुम कह रहे हो Q, और पर यूनिट टाइम कितना टाइम में जा रहा है इसको तुम T से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, और करंट को I से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन हो गया। इसके बाद मैं करंट के लिए
डील कर रहा हूँ। करंट का जो डेफिनेशन हमने सीखा हुआ है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसके हिसाब से लिखा हुआ है। और चार्ज फ्लो मैंने क्या कहा, क्यू है और पर यूनिट टाइम टी है। तो चार्ज कहाँ पे फ्लो होना है, इस कंडक्टर पे, इस कंडक्टर पे, बात को समझो, इस कंडक्टर पे चार्ज को फ्लो होना है। वैसे हमें पता होता है कि जो भी जितना भी चार्जेस है सारे एक कांस्टेंट वेलोसिटी जो कि है ड्री वेलोसिटी, उसको लेके ये मूव करता है। ये एक एवरेज वेलोसिटी होता है सारे चार्ज का, इकट्ठे हम कहते हैं ड्री वेलोसिटी। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे एट एन एवरेज कितना डिस्टेंस उसे कवर करना होता है, इतना डिस्टेंस। जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन तो जैसे कि इनिशियल स्टेज पे इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ से भी मूव कर जाएगा, फिर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी मूव कर रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी मूव कर रहा होगा, है ना। वो तो अलग बात है कि धक्का खा के ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा होगा, जिगजैग मोशन होगा, है ना। वे भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। बट देखो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ इस जगह से चला हुआ था पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड जब पोटेंशियल अप्लाई किया जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था, तब ये इतना डिस्टेंस कवर किया। बट इसी इलेक्ट्रॉन को, ये वाला इलेक्ट्रॉन ही जब सेकेंड टाइम ये मूव करके यहाँ से फिर से यहाँ से आएगा, फिर तो ये इतना डिस्टेंस ही कवर करेगा, उसके बाद भी ये इलेक्ट्रॉन इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। जो भी इलेक्ट्रॉन इनिशियल स्टेज में जितना भी दूरी पर था, ठीक है, जब करंट फ्लो हो जा रहा है तब इसको बार बार जब घूम के आ रहा है, जहां से भी घूम के आ रहा हो, जहां से मतलब कोई इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन इनिशियल इस पॉइंट पे हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन इनिशियल इस पॉइंट पे हो सकता है, कोई इस पॉइंट पे हो सकता है, तब तुम कहोगे सर ये वाला इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर किया, बट ये वाला इलेक्ट्रॉन ने एल डिस्टेंस कवर किया, है ना, ऐसे कह सकते हो। बट ये वाला इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट एक बार के लिए, पहले बार जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिला तभी इतना डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद बार बार इसको इतना डिस्टेंस ही कवर कर रहा है। एट एन एवरेज उसको एल लेंथ ही कवर करना है। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो तो कितना वेलोसिटी लेके कवर कर रहा होगा, तो कितना वेलोसिटी लेके कवर कर रहा होगा, वीडी वेलोसिटी लेके कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, एल। तो हमें पता है एक चीज कि एस इक्वल टू वी टी, तो कितना डिस्टेंस, अगर एल डिस्टेंस इसे कवर करना होता है तो वीडी वेलोसिटी लेके ये ड्रिफ्ट कर जाता है, तब कितना टाइम लगता है। तो लेट अस कंसीडर कि टी टाइम लगता है, तुमने लिखा है यहाँ पे, ये जूम किया हुआ है कि टी टाइम लग रहा है तुम्हें, जो जितना भी चार्ज मूव कर रहा है उसको टी टाइम लग रहा है, कहाँ पे, इस कंडक्टर पे मूव करने के लिए। तो तुम्हारे पास टी कितना हो गया, एल बाई वी डी, ठीक है। अब देखो तुम्हें ये भी पता है कि Q इक्वल टू एन ई, है ना, Q इक्वल टू एन ई तुमने सीखा हुआ है क्वांटाइजेशन। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अभी अभी हमने निकाला था एन, ए, एल और साथ में ई, ठीक है। तो बस ये दोनों वैल्यू मुझे पुट करना है, फिर ऑटोमेटिकली रिलेशन आ जाएगा। तो करते हैं, चलो। देयरफॉर इसके बाद वाला स्टेप, देयरफॉर आई इक्वल टू क्यू की जगह पे मुझे लिखना है एन, ए, एल, ई, और टी की जगह पे लिखना है एल डिवाइड बाई वी डी, ठीक है। तो देखो एल एल कट गया, तो तुम्हारे पास रिलेशन आ रहा है एन, ए, ई, वी डी, ठीक है। इसको याद रखने के लिए ना ऐसे याद रखना, जैसे कि इवन, ई वी ई एन, है ना, इवन एक वर्ड होता है ना, इवन, ऑड इवन, इसमें इवान याद रखना, ए, ई वी ए एन, ई वी ए एन, बस भी के सबस्क्रिप्ट में डी होता है, आई इक्वल टू इवन, ठीक है, ऐसे याद रहेगा तुम्हें। तो देयरफॉर आई इक्वल टू ई वी डी ए एन, वैसे ऐसे तुम याद रख सकते हो तो रख लो, इट इज़ नॉट ए बिग डील, ये सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि ऐसे तुम याद रख सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आई है, करंट है और साथ में ड्रिप वेलोसिटी भी है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिप वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या है, दिस इज नॉट नंबर, दिस इज द नंबर डेंसिटी, माइंड इट, ये नंबर डेंसिटी होता है, ठीक है, दिस इज द नंबर डेंसिटी। तो ये रिलेशन हो गया तुम्हारे पास किसका, इलेक्ट्रिक करंट का और ड्रिप वेलोसिटी का, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे मैंने सारा चीज़ें जो है ना मैग्नीट्यूड के तौर पे किया है, कहीं पे वेक्टर वेक्टर नहीं दिया। पहली बात, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करेगा इस कंडक्टर पे, ये तुम्हारे पास डायग्राम है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करेगा वो तो ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, है ना। और जो ड्रिप वेलोसिटी होगा वो ऑपोजिट होता है, ये हर वक्त याद रखना है तुम्हें कि ड्रिप वेलोसिटी इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है।
तो ये तुम्हारे पास रिलेशन हो गया। चलो इसके आगे बात करते हैं। ये एक ही डायग्राम है हमारे पास, इसी डायग्राम से मतलब सारा डिस्कशन होगा। ये पोटेंशियल V था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये लेंथ L है, ये एरिया A है, ठीक है, और यहाँ से करंट जा रहा है ना। ये पोटेंशियल का V है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो यहाँ से VD ऐसे होगा, V सबस्क्रिप्ट में D, EVAN, इवन मैंने कहा ऐसे याद रखना है, ठीक है। इसको चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें I E VD का वैल्यू, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, VD का जो मैग्नीट्यूड है वो इसमें पुट कर रहा हूँ। VD का एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया हुआ है, क्या था, E टाउ बाई M, तो ये लिख दिया मैंने, फिर A और फिर साथ में है N, ठीक है, AN साथ में है, E तो था। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, ये जो I है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू E इंटू ई हो रहा है तुम्हारे पास E स्क्वायर, E इंटू ई हो रहा है तुम्हारे पास E स्क्वायर, ये N है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, N स्क्वायर टाउ बाई M, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है तुम्हें, जैसे कि मान लो एक गिवन क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ, मान लो यहाँ पे ये वाला एरिया, सेम ही तो एरिया होगा, इसका एरिया ए है तो इसका एरिया भी ए ही होगा, वो तो तुम्हें पता है ना। इस एरिया में देखो करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया where the area is held perpendicular to the direction of current, ये एरिया ऐसा है ना, इस एरिया का परपेंडिकुलर है, जो करंट जा रहा है एरिया का परपेंडिकुलर है। करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया where the area is held perpendicular to the direction of current is known as current density, ठीक है। मतलब करंट पर यूनिट एरिया क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है। ये वाला टर्म मैं क्या कहूंगा, अब करंट डेंसिटी कहूंगा, ठीक है। कैसे बोला मैंने कि मेरे पास एक एरिया है, एक गिवन एरिया है, ऐसा एक एरिया पार्ट ले लिया, करंट ऐसे जा रहा था, इस एरिया से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, ठीक है, समझ रहे हो। अब एक चीज़ देखो, अगर मेरे पास करंट ऐसे जा रहा है, बट अगर तुम मेरे से ऐसे पूछते हो सर एरिया ऐसे है, परपेंडिकुलर है नहीं, ठीक है, तब क्या करें, तब एरिया वेक्टर ले लो। एरिया वेक्टर तो इस एरिया का परपेंडिकुलर ऐसे होगा, इस एरिया का परपेंडिकुलर ऐसे होगा, ये है ना, ठीक है। ये क्या था, ये तुम्हारे पास इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है ना। तो ये एंगल अगर थीटा होता है, ये एंगल अगर थीटा होता है तो हमें ये वाला एरिया चाहिए, तो ये वाला एरिया हो जाएगा a cos थीटा। वैसे वाला कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे पढ़ाया है, कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन मिलता है तुम्हें कहीं पे, वैसे जनरल में तो नहीं मिलेगा, एंट्रेंस में अगर मिल सकता है, ठीक है, तब ये a cos थीटा हो जाएगा। तो पहले वो वाला टर्म हम इंट्रोड्यूस कर ले, उसके बाद इसको फिर से बता देंगे। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास जो टर्म आएगा वो आएगा जे को हम करंट डेंसिटी रिप्रेजेंट करते हैं। करंट पर यूनिट एरिया वेयर द एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफ द एरिया इज नॉट परपेंडिकुलर, मतलब उसका कॉस कॉम्पोनेंट जाएगा, उसके साथ साथ कॉस कॉम्पोनेंट में करंट जाएगा, है ना। तो एन देखो, एन जो है नंबर डेंसिटी, अब ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल पे तो नंबर डेंसिटी जो होगा वो कांस्टेंट होगा, है ना। m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी कांस्टेंट है। e जो है e है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो कांस्टेंट है। और टाउ, अगर तुम टेम्परेचर को शिफ्टिंग नहीं कर रहे हो, मतलब टेम्परेचर में वेरिएशन हो नहीं रहा, तो टाउ जो है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, वो कांस्टेंट होगा। यहाँ पे एक मैं टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ टेम्परेचर वाला, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर टेम्परेचर को तुमने चेंज नहीं किया, जैसे रखे हो रूम टेम्परेचर में वैसे, मतलब जितना पोटेंशियल अप्लाई करके रखे हो वो तो है ही, एक्सटर्नली कोई हीट एनर्जी तुम दे नहीं रहे हो, है ना। तो टेम्परेचर तुमने चेंज नहीं किया, तब मतलब ये पूरा जो टर्म होता है वो कांस्टेंट हो जाएगा। फॉर ए गिवन कंडक्टर नंबर डेंसिटी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, टेम्परेचर का चेंजेस नहीं हो रहा है, तो टाउ भी कांस्टेंट है। अल्टीमेटली एन स्क्वायर टाउ बाई एम, ये पूरा टर्म है कांस्टेंट होता है, और इसको हम सिग्मा से लिखते हैं, ठीक है, इसको हम सिग्मा से लिखते हैं। इसको क्या बोला मैंने, करंट पर यूनिट एरिया को करंट डेंसिटी,
करंट डेंसिटी मतलब क्या होता है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया वेयर द एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो एरिया वेक्टर तुम ले लोगे, ठीक है। और ये एन स्क्वायर टाउ बाई एम जो है वो सिग्मा है, इसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। कंडक्टिविटी मतलब क्या है, एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी कंडक्टर का कंडक्टिविटी ये इंडिकेट करता है कि हाउ मच इट कैन कंडक्ट करंट, ठीक है। तो एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्टिविटी है, और साथ में तुम्हारे पास ई है। अब बात को गौर से सुनो, ये जो रिलेशन आ गया ना हमारे पास, जे इक्वल टू सिग्मा ई। जे क्या है, करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको ना वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है सारा वेक्टर क्वांटिटी। जे जो है वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि एरिया वेक्टर आएगा, एरिया वेक्टर आएगा, है ना। और सिग्मा यहाँ पे कोई वेक्टर है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो फॉर्मूला है ना, ये ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। वैसे मैंने ओम्स लॉ जो है वो बताया नहीं, डिस्कस किया नहीं। जो तुम ओम्स लॉ पढ़ने वाले हो, वैसे तुम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्लास 10 में पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्लास 10 में पढ़ चुके हो, इसलिए मतलब तुम्हें ये वाला चीज़ तो पता है। मैंने यहाँ पे डिस्कस अभी नहीं करना, V इक्वल टू आर आई कैसे होता है वो सब मैं बाद में डिस्कस करूँगा, बट ये नया चीज़ है नहीं इसलिए लिख रहा हूँ। V इक्वल टू आर आई तुम्हें पता है, ये स्केलर फॉर्म में होता है, ये स्केलर फॉर्म होता है। यहाँ पे कोई भी चीज़ वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, ठीक है, ये स्केलर फॉर्म में है। और ये वाला चीज़ जो होता है वो वेक्टर फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे कि J के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, I बाई ए इम्प्लाइज I इक्वल टू जे ए, ऐसे हो जाएगा, है ना। बट जब तुम्हारे पास नॉर्मली नहीं रहेगा, जब तुम्हारे पास नॉर्मल नहीं रहेगा, तब ये कॉस थीटा आने की वजह से J डॉट ए हो जाएगा, है ना। तो इसलिए J जो होता है वो तो एरिया वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट करता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। देखो J वेक्टर क्वांटिटी है, बट ये डॉट प्रोडक्ट है, तो I जो होगा अल्टीमेटली स्केलर क्वांटिटी होगा। तो यहाँ से और एक चीज़ तुम्हें पता चल रहा है कि I जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। मैंने क्वेश्चन मार्क मार के रखा है, कुछ और बताना है मुझे। सारा टर्म पहले क्लियर कर दो। J क्या था, J क्या बोला मैंने, J बोला कि करंट पर यूनिट एरिया होता है, बट एरिया शुड बी हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, है ना। ये अगर एरिया है तो फ्लो ऑफ करंट परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर नहीं होता है तब जाके ऐसा केस होगा, J इक्वल टू आई बाई ए, तो I इक्वल टू जे ए, तो J डॉट ए हो जाएगा, मतलब A कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ले लेंगे हम, है ना। अभी दिखाया था मैंने, क्योंकि तुम्हें वो वाला कंपोनेंट लेना है जहाँ से करंट जा रहा है, उस वाले एरिया को लेना है ना, उस वाले एरिया को चूज करना है जिस वाले एरिया से करंट जा रहा है। फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है, सिंपल है, ये तो तुम समझ चुके होगे, है ना। तो इस वजह से J डॉट ए आ रहा है। तो मैंने कहा एक चीज़ तो कन्फर्म हो रहा है यहाँ से कि J डॉट ए आ रहा है, मतलब हमारे पास ऐसे चीज़ आ रहा था। अगर नॉर्मल नहीं होता है, अगर नॉर्मल नहीं होता तो I इक्वल टू जे ए के, अगर नॉर्मल होता है तो ये आ रहा है, अगर नॉर्मल नहीं होता तो J ए कॉस थीटा होता है। फिर हमें पता है कि ए बी कॉस थीटा मतलब A डॉट भी होता है, तो J कॉस थीटा मतलब J डॉट ए होगा। तो इससे एक चीज़ कंफर्म हो जाता है कि ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, बट इसका जो रिजल्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, तो वो तो स्केलर होगा। रिजल्ट क्या है, I, तो I क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। बट मैंने क्वेश्चन मार्क मार के रखा है, इसको थोड़ा और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे और एक चीज़ बता देते हैं कि तुम्हारे पास सिग्मा जो है वो एन स्क्वायर टाउ बाई एम होता है। एन स्क्वायर टाउ बाई एम क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट होगा, कब, अगर टेम्परेचर तुम चेंज नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। टेम्परेचर अगर तुमने चेंज किया तो क्या होगा वो हम पहले देख लेते हैं। तो देखो छोटा सा चीज़ था एकदम, I इक्वल टू ई वी डी ए एन ऐसे कुछ लिखा था, इससे वी डी का वैल्यू पुट किया, फिर एरिया से डिवाइड कर दिया, तो ऐसा रिलेशन आ गया कि तुम्हारे पास ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो ये वाला चीज़, ये जो टॉपिक है ना, आगे भी कुछ और डिराइवेशन होगा। इसमें क्या होता है पता है, एक चीज़ तुम करने जाते हो ना, इसके साथ साथ एसोसिएटेड बहुत चीज़ आ जाता है। जैसे कि मुझे डिराइव ये करना था तो मुझे इसको भी एक्सप्लेन करना है। इसको एक्सप्लेन करते हुए मैंने कहा कि टेम्परेचर वाला एक टर्म आ रहा है। अब मैंने इसको एक्सप्लेन किया, तो इसको एक्सप्लेन करने में क्या हो रहा है कि स्केलर क्वांटिटी करंट हो रहा है। अब स्केलर क्वांटिटी करंट हो रहा है, तो यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन मार्क दे के रखा हुआ है कि इसमें भी मुझे कुछ डिस्कस करना है। मुझे ये डिराइव करना था, बट एसोसिएटेड बहुत कुछ आ गया ना, समझ रहे हो ना। तो एक एक करके क्लियर करते हैं पहले। ये तो ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, मुझे
मैंने ओम्स लॉ क्या है वो तुम्हें नहीं बताया, वैसे ऐसे लिख के दिया था कि V=RI जो होता है वो तुम्हें क्लास 10 में तुम्हें पता है, क्लास 10th स्टैंडर्ड से। तो उस हिसाब से मैंने लिखा कि वो वाला जो तुमने सीखा वो स्केलर फॉर्म था, ये वाला वेक्टर फॉर्म है। इसमें क्या क्या है, करंट डेंसिटी है, कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब ये पूरा चीज़ क्लियर है, ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। फिर हम सिग्मा पे एक बार और देखेंगे सिग्मा क्या होता है, फिर इस क्वेश्चन में आएंगे। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फिर इसमें आएंगे, ठीक है। तो चलो इसको रफ करते हैं। अब बात को समझो, सिग्मा तुमने बताया कि n² τ/m होता है। फिर मैंने कहा कि ये क्वांटिटी कांस्टेंट होगा, बट इस वाले क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे कैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि टेम्परेचर तुम इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर तुम इंक्रीज कर रहे हो, तो इसका वेरिएशन कैसे होगा। अगर टेम्परेचर में इंक्रीज कर रहा हूँ तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो तुम कहोगे सर n² τ/m, यहाँ पे तो टेम्परेचर T जैसा कोई रिलेशन है नहीं। अगर मेरे पास ऐसा होता कि सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू T या फिर सिग्मा इज इन्वर्सली T² या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T, ऐसा कुछ होता तो मैं बता देता। बट आपके एक्सप्रेशन में तो टेम्परेचर वाला T है नहीं, ये तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, कैसे पता करें, है ना, समझ रहे हो ना। तो देखो, अगर तुमने अब फिजिक्स को समझने की कोशिश करो, अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, देन व्हाट इज हैपनिंग। अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था जो पोटेंशियल अप्लाई करने की वजह से मूव कर रहा था, इसी डायरेक्शन में मूव करना है इसको, ठीक है। अब ऊपर से तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो यहाँ पे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस है ना, पॉजिटिव आयंस है ना, बहुत सारे पॉजिटिव आयंस है, बहुत सारे पॉजिटिव आयंस है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया, हमें पता है कि इस पोटेंशियल की वजह से, मतलब ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके वजह से भी धक्का खा के वो आगे बढ़ रहा होता है ना। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे फिक्स्ड आयन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो देखो, टू कंसेक्यूटिव कल्यूशन में जो टाइम लगता है, एवरेज सारे इलेक्ट्रॉन को तुम कंसिडर कर लिए हो, तो टू कंसेक्यूटिव कल्यूशन में जो टाइम लगता है उसको हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, है ना। अब बात यह है कि जैसे कि तुमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो मूव करेगा, इसका जो मूवमेंट होगा वो स्लो होगा या फास्ट होगा, ये बताओ मुझे। टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया, टेम्परेचर तुमने इंक्रीज कर दिया तो मूवमेंट स्लो हो जाएगा, नहीं यार, मूवमेंट तो फास्ट होगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने से अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फास्ट होता है तो ये जो धक्का खाने का टाइम है, मतलब collision between two successive time interval between two successive collision, वो रिड्यूस होगा, ये इंक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ाने के वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो गया, फास्ट हो गया। अब जो कल्यूशन होगा ऐसे करके, एक यहाँ पे धक्का खा के वहाँ पे जाएगा, उसमें और एक धक्का खाएगा, बट ये जो टाइम इंटरवल है वो घटेगा या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से घट जाएगा। क्यों, क्योंकि फास्ट मूवमेंट होगा ना, बहुत जल्दी धक्का खाएगा। पहले धीरे धीरे धक्का खाता था, टेम्परेचर बढ़ा दिए हो तुमने इंक्रीज करने की वजह से बहुत जल्दी धक्का खा रहा है। मतलब तुम कहना चाहते हो कि टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कर दिया, इसके वजह से क्या हुआ, ये वाला टर्म डिक्रीज हो गया। अब देखो सिग्मा जो है इसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डिक्रीज हो गया तो ये भी डिक्रीज कर जाएगा। ये तीनों टर्म तो कांस्टेंट है, मतलब सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू टाउ होता है ना, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू टाउ होता है। अब हमने ऐसे यहाँ पे थ्योरी से पता चल रहा है कि अगर मैंने टेम्परेचर एक्सटर्नल ऐड किया है, मतलब इंक्रीज किया है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूवमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से कल्यूशन टाइम इंटरवल, कल्यूशन जो होता है उसका जो टाइम इंटरवल होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, और सिग्मा तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो सिग्मा भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि तुम्हारे पास टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दिए तुमने तो सिग्मा जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो एक ग्राफ भी बना लेते हैं इसके ऊपर, ग्राफ बिटवीन सिग्मा एंड टी, सिग्मा एंड टी। तो देखो तुम्हारे पास अगर ऐसा है, इस एक्सिस में सिग्मा है, इस एक्सिस में टी है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ होगा, वो तुम्हें पता होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ कैसे होता है, हाँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ कैसे होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंक्रीज डिक्रीज करेगा ऐसे, ठीक है। जितना भी तुमने टेम्परेचर बढ़ाया उतना घट रहा है, क्या, सिग्मा। पहले यहाँ पे था टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे है, कम हो गया, फिर कम हो गया, है ना। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ हो जाएगा,
ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। अब आते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे मैंने तो दिखा भी दिया था, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, कुछ कोई एक चीज़ है जो कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। अगर मेरे पास एक चीज़ होता है, मान लो सी एक वेक्टर होता है जो कि a डॉट बी फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो हमें पता है इसका रिजल्ट तो स्केलर ही होगा, इसका रिजल्ट तो कभी भी वेक्टर नहीं हो सकता। तो फिर तो ये वाला जो फिजिकल क्वांटिटी होगा वो तो स्केलर क्वांटिटी है ही है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क मैंने क्यों दिया? तो पहली बात तो ये जो 12th स्टैंडर्ड तक है ना तुम्हारे पास, 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से करंट जो होगा वो तुम स्केलर क्वांटिटी ही लिखोगे, ठीक है। बट ये तुम्हें जानना ज़रूरी है कि ये स्केलर क्वांटिटी के ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिया, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे हिसाब से जो आंसर है वो तुम ऐसे लिखोगे, स्केलर क्वांटिटी लिखोगे, वेक्टर क्वांटिटी इसको नहीं लिखोगे। बट वेक्टर क्वांटिटी क्यों मतलब होके भी नहीं हो रहा है? देखो करंट जो होता है ना, करंट अगर किसी भी मतलब ये गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, अगर किसी वजह से करंट उल्टा जा रहा होगा ना, उल्टा डायरेक्शन अगर चेंज हो जाता है ना, तो इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम करंट पॉजिटिव लिखते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में हम करंट को नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। तो करंट जो फ्लो कर रहा है ना, उसमें तुम एक वर्ड यूज कर रहे हो, डायरेक्शन। डायरेक्शन तो वही फिजिकल का क्वांटिटी का होता है जिसके पास डायरेक्शन होगा, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको हम वेक्टर कहेंगे, ठीक है। जिसके पास डायरेक्शन होता है, करंट जब फ्लो करेगा तो तुम डायरेक्शन के बारे में बार बार कहोगे, हाँ करंट का डायरेक्शन वहाँ पे है, ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे डायरेक्शन वर्ड यूज कर रहे हो। इसका मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होना चाहिए था, क्योंकि तुम डायरेक्शन वर्ड बार बार यूज करते हो। बट अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होता है ना, तो उसका कुछ रूल्स वो फॉलो करता है। जैसे कि तुम्हारे पास अगर एक वेक्टर ऐसे हो और एक वेक्टर मान लो ऐसे हो, मान लो ए एक वेक्टर ऐसे, बी एक वेक्टर ऐसे, तो रिजल्टेंट ऐसे कहीं से चला जाएगा, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर फॉलो कर जाएगा, है ना। बट देखो ऐसा इलेक्ट्रिक करंट के केस में क्या होता है, अगर इस वायर से ऐसे कुछ वायर से करंट जा रहा है 2 एम्पियर और यहाँ से जा रहा है 3 एम्पियर, इसका मतलब ये होता है कि कहीं पे यहाँ पे वायर का कनेक्शन था जहाँ से 5 एम्पियर करंट आ रहा था, यहाँ पे आके स्प्लिट हो गया, है ना। तो जो एल्जेब्रिक रूल है ना वेक्टर एडिशन का, वो तो ये फॉलो नहीं कर रहा। वेक्टर एडिशन के हिसाब से तो ऐसे कहीं से जाएगा, डायगोनल से जाएगा, है ना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना था, बट यहाँ पे तो सिंपल एल्जेब्रिक सम हो रहा है, सिंपल 5 = 3 + 2, है ना। तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है नहीं। वैसे भी ये वायर होगा तो ये ऐसे भी वायर हो सकता है ना। ऐसे वायर होगा तो देखो ना कैसे जा रहा है, डायरेक्शन बहुत जगह पर चेंज हो रहा है ना। तो डायरेक्शन मायने नहीं रखते, बट एक्चुअल सिचुएशन में जो करंट होता है ना, वो टेंसर क्वांटिटी होता है। तो टेंसर क्वांटिटी इस स्टैंडर्ड में है नहीं, जैसे कि और भी फिजिकल क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर तुम्हारे पास करंट हो गया। तो ये सारा चीज़ मतलब 12th, इसलिए मैंने कहा कि 12th स्टैंडर्ड में अगर तुम हो तो तुम्हें स्केलर क्वांटिटी बताना है करंट को। अगर तुमसे पूछता है कि व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, तो तुम्हें बताना है कि वेक्टर एल्जेब्रिक सम जो होता है वेक्टर एडिशन का, वो ये फॉलो नहीं करता। सिंपल न्यूमेरिकली ऐड करना है हमें, कोई वेक्टर सेक्टर ऐड नहीं करना है ना। इसको ठीक से लिखना है तुम्हें, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा मैक्सिमम, इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बट फिर भी लिख के देता हूँ कि टेंसर क्वांटिटी होता है। टेंसर क्वांटिटी ये यहाँ पे इस सिलेबस में है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन का भी आंसर, समझ में आ रहा है। अब हमारे पास और एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मोबिलिटी कहते हैं, लिख लेता हूँ मोबिलिटी। तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर होता है, जिसकी वजह से ही मतलब करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोबिलिटी भी हमें जानना जरूरी है। तो मोबाइल एबिलिटी है ना, मूव करने का एबिलिटी। तो मूव करने का एबिलिटी मतलब मूव किससे करता है चार्ज कैरियर, तो तुम कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करता है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो मूव कर जाता है। और क्यों ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है और क्यों मूव करता है, क्योंकि तुमने यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हो, ठीक है। तो देखो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका डेफिनेशन मैथमेटिकली है, ये रेशियो है 2 टर्म के, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब सिचुएशन ऐसा है कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से वीडी
वेलोसिटी मिल रहा है, देयरफॉर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से कितना मिलता है, वही है मोबिलिटी। ठीक है, तो क्या होगा VD बाई ई, तो इस टर्म को हम म्यू से लिखते हैं, म्यू। ठीक है, तो मोबिलिटी जो होता है वो क्या होगा, इट इज द रेशियो बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये मोबिलिटी है, मोबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से VD वेलोसिटी मिल रहा है, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना वेलोसिटी हो रहा है वो है मोबिलिटी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे VD जो होगा, VD का वैल्यू हमें पता है, VD क्या होता है, ई टाउ बाई एम, ये VD और डिवाइड बाई ई है, तो ये देखो कट गया, तो ई टाउ बाई एम। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू ई टाउ बाई एम। अब तुम्हें ये बताना है कि अगर टेम्परेचर को तुमने डिक्रीज कर दिया तो मोबिलिटी क्या होगा, मोबिलिटी के ऊपर इफेक्ट क्या होगा। एक्सप्लेन मैंने कर दिया, अब तुम्हें सोच के बताना है। टेम्परेचर अगर तुमने डिक्रीज कर दिया या फिर इंक्रीज हो, समझ लो मैंने डिक्रीज दिया तो डिक्रीज के बताना, डिक्रीज कर दिया तो मोबिलिटी में क्या चेंजेस आएगा। तुम्हें पता है कौन सा फिजिकल क्वांटिटी रेस्पॉन्सिबल होगा, टाउ। ठीक है, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तो देखो अभी तक तुम्हारे पास जो रिलेशंस मिले हैं ना, कुछ ऐसे हैं कि I इक्वल टू क्यू बाई टी, या फिर इंस्टेंटेनियस तुम डी क्यू बाई डी टी कह सकते हो, फिर VD इक्वल टू ई टाउ बाई एम मिला, फिर I का एक्सप्रेशन इवान मैंने कहा याद रखने के लिए EVDAN, ये नंबर डेंसिटी होता है ना। तुम्हें ये भी मिला J इक्वल टू सिग्मा, ये वेक्टर देना है क्योंकि ये ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। मैंने ये भी कहा कि ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं किया। फर्स्ट वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि ओम्स लॉ जो है वो मैं इसलिए स्टार्ट नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस पूरा इलाबोरेटली डिस्कस करना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस टर्म इंट्रोड्यूस नहीं किया मैंने। फिर सिग्मा जो है n स्क्वायर टाउ बाई एम है, फिर म्यू जो है वो है ई टाउ बाई एम, या फिर VD बाई ई, ऐसे भी लिख सकते। तो बहुत सारा फॉर्मूलास है, इसको नोट करो। और भी फॉर्मूलास आएंगे जब मैं ओम्स लॉ करवाऊंगा ना, तब और ज़्यादा फॉर्मूलास आएंगे। ठीक है, तो इन सब सारे फॉर्मूलेस को तो याद रखना है तुम्हें। ठीक है, जैसे कि मैंने I इक्वल टू ये वाला चीज़ डिराइव किया था ना, ये वाला चीज़, तो यहाँ से इससे तुम एक प्रॉब्लम कर पाओगे 3.13, ये जो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट भी, ये होमवर्क है, कर लेना। ये भी तुम्हारे पास होमवर्क है, एक्सरसाइज 3.13 डायरेक्ट क्वेश्चन है, कर लोगे, इसलिए मैं नहीं कर रहा। डाटा तो है तुम्हारे पास, डाटा मुझे याद नहीं है, बस यहाँ पे नंबर डेंसिटी दिया हुआ होगा, ई तो गिवन है, एरिया भी दिया हुआ होगा, करंट भी दिया हुआ होगा, तो तुम्हें VD निकालना है। फिर S इक्वल टू VT अप्लाई करके शायद टाइम पूछा है, तो T इक्वल टू ये डिस्टेंस दिया हुआ है, कंडक्टर का लेंथ होता है ना L, मैंने अभी भी करवाया था ना L, और ये VD है, तो ये टाइम कितना है वो पूछ रहा है, तो कर देना। ठीक है, शायद पहले VD निकालने के लिए कहा, फिर कहा कि टाइम कितना लगेगा, तो ये दो निकाल के तुम कर लो, मुझे बताना आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अब हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलेस हो गए, कुछ प्रॉब्लम से करते हैं। चलो, तो ये वाला प्रॉब्लम तो मैंने होमवर्क दे दिया, ये तुम कर दोगे। मान लो हमारे पास एक सिचुएशन ऐसा है कि I तुम्हारे पास गिवन है, I इज वेरिंग विथ टाइम 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। तो तुम्हें कह रहा है कि किसी भी एक वायर से करंट जो फ्लो कर रहा है ना, करंट फ्लो करने का मतलब जो वेरिएशन है विथ टाइम वो ऐसा है। तो तुम्हें कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग फॉर द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इस इंटरवल में तुम्हें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। अगर जो करंट है फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर है, ये ऐसे टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो ऐसे वाले प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। तो देखो ऐसे वाले प्रॉब्लम को हम I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, टोटल करंट निकालना है ना, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू कितना होगा I डी टी, है ना। I क्या है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, ये I है, साथ में dt है। तुम्हें dq निकालना है, नहीं तुम्हें टोटल चार्ज बोला निकालने के लिए, तो टोटल चार्ज q कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dq 0 टू q, है ना। तो dq का वैल्यू कितना है, लिखो 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 और साथ में dt। इसमें लिमिट किस, ये dq था तो q के रेस्पेक्ट में लिमिट बैठाया गया, यहाँ पे dt है तो तुम्हें t के रेस्पेक्ट में लिमिट बैठाना है 0 से लेके 2 तक, ठीक है।
अब तो ये तुम खुद से कर लोगे, है ना। तो इसका आंसर मुझे बताना, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ये कर लोगे ना, इतना तो कर ही लोगे, या नहीं कर पाओगे थोड़ा मैं और कर देता हूँ, ये 3 हो जाएगा। स्टेप जंप मैं ना करूँ, जिसको आता है ना वो खुद से करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। जिसको नहीं आ रहा है थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ। ये टी स्क्वायर है, डी टी है 0 to 2 प्लस 2 टी 0 to 2 डी टी प्लस ये 5 डी टी 0 to 2, है ना। फिर ये इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, 3t³ 0 to 2, 0 तो लोअर लिमिट है, वो तो 0 आएगा नहीं वैसे यहाँ पे, 2t² 0 to 2, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 5t 0 to 2। चलो अब खुद से कर लेना और मुझे आंसर बताना, व्हाट इज़ द आंसर, ठीक है। कर लोगे। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन था, मतलब यहाँ पे मैं आंसर पे इंटरेस्टेड ज़्यादा हूँ नहीं, बस टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि कैसे करना है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करके। डिफरेंशिएशन कब होगा, जब तुम्हें डायरेक्ट q का वैल्यू दे देगा। अगर q इज़ वेरिंग विथ टाइम तो करंट निकालो, तब तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। करंट इज़ वेरिंग विथ टाइम तब तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। ये बताना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तो इतना कर दिया। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कितना हो रहा है तुम्हारे पास आंसर। और एक टाइप का प्रॉब्लम लेते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास एक वायर है जिसमें 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्लो कर रहा है फॉर टाइम इंटरवल 10⁻⁻⁶ सेकेंड। तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक वायर है, इससे करंट फ्लो कर रहा है, मतलब कह रहा है कि चार्ज फ्लो कर रहा है। जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, वो 10⁶ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, और फॉर टाइम इंटरवल मान लो 10⁻⁶ सेकेंड, ठीक है। अब तुमसे पूछा गया कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टिंग वायर, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टिंग वायर। अब तुम कहोगे सर मुझे तो पता है कि I = Q/T होता है, हाँ होता है। फिर T जो है वो तो गिवन है 10⁻⁻⁶ सेकेंड, फिर Q तो गिवन नहीं है, बट हमें पता है Q = N ही होता है ना। तो N कितना है, N है 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ हो गया। E कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई करो इसको 10⁻⁻6, है ना। ये माइनस से ऊपर चला जाएगा तो प्लस होगा, तो 12 हो गया, -19 है, तो इसका आंसर होगा 1.6 × 10⁻⁻12 है ना, इतना एम्पियर। तो ये काइंड ऑफ प्रॉब्लम है कि जहाँ पे तुम्हें ये देखना है कि Q = N ही होता है, अगर N नंबर वाला केस दिया होता है। अब इस प्रॉब्लम को उल्टा भी कर सकता है कि करंट जो है ना वो गिवन है, फिर मान लो टाइम गिवन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है वो बताओ, है ना। तो कर पाओगे Q = N ही करके, ठीक है। चलो